हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने मेन ये जो सारे टॉपिक्स थे बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने बच्चों वीडियोस नहीं देखे हैं इन सारे टॉपिक्स की इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बच्चों प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और बच्चों आज हम इस सेशन में करने वाले हैं ये जो हमारा 7 चैप्टर है, इससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, ये सब हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सो बच्चों आज का सेशन है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है उसका। सो बच्चों स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हमसे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज वर्कर। वर्कर कौन है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हु इज लेबर। हु इज लेबर। हमने बच्चों वर्कर और लेबर को बहुत अच्छे से समझा है। अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो वर्कर और लेबर कौन है? वो पर्सन जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, जो कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में क्या कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा है। प्रोडक्शन चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, वो सारे पर्सन क्या है मैम, हमारे लिए वर्कर है। सो बच्चों हम कहेंगे all those person who are involved in a economic activity are called worker, whether they are working at any level higher or lower। अब बच्चों क्या कह रहे हैं? all those person, भाई सारे वो पर्सन जो किस में लगे हुए हैं, जो इन्वॉल्व हैं किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं, ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है या फिर हमारा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी क्या होगा, जिससे हमारा जीडीपी जिन एक्टिविटीज से क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो सारी एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो बच्चों ये कौन कहलाएंगे? ये सारे पर्सन हमारे लिए क्या है मैम? ये सब लेबर है। चाहे वो यहाँ पे बच्चों किसी भी लेवल पे वर्क कर रहे हो, चाहे वो हायर लेवल पे हो तो भी वो क्या है, वर्कर है, चाहे वो लोअर लेवल पे हो तो भी क्या है मैम, वर्कर है। अगर कोई पर्सन प्रोडक्टिव है, अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है, ठीक है, प्रोडक्शन में लगा हुआ है, चाहे प्रोडक्शन गुड्स का हो या सर्विसेज का, चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो या फिर मैं बात करूं तो मैम सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, ठीक है। अगर चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, सो मैम वो क्या हो गया, वो यहाँ पे क्या हो गया मैम, हमारे लिए यहाँ पे वर्कर हो। चाहे वो बच्चों डॉक्टर क्यों ना हो, वो भी क्या होगा, हमारे लिए वर्कर होगा। अगर स्वीपर की बात करो, वो भी क्या होगा, वर्कर होगा। कोई पर्सन है, कोई वर्कर है, अगर वो प्रोडक्शन में लगा हुआ है, चाहे वो फिजिकल वर्क कर रहा है, अगर वो फिजिकल वर्क कर रहा है सो भी मैम वो क्या है, वर्कर है। अगर मैम कोई मेंटली वर्क कर रहा है तो मैम वो भी क्या है, हमारे लिए वर्कर है। सो मैम जो भी हमारे नेशनल इनकम को इंक्रीज करते हैं, वो सारे जो पर्सन है वो हमारे लिए क्या हो गए मैम, वर्कर हो गए, ठीक है। पर्सन हु इज डूइंग सम प्रोडक्टिव वर्क टू अर्न अ लिविंग, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, किस लिए, फॉर अर्न अ मीनिंग ऑफ लिविंग, मीन ऑफ लिविंग यानी मनी के लिए, ठीक है। मनी अर्न करने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे मैम, वर्कर कहेंगे। सो बच्चों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, दैट इज हु इज वर्कर या लेबर, जो हमने अच्छे से समझा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशो। सो बच्चों कह रहा है कि आपको डिफाइन करना है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, या फिर हम इसको यहाँ पे लेबर पॉपुलेशन रेशो भी कह सकते हैं। लेबर पॉपुलेशन रेशो या हम इसको यहाँ पे वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो भी कह सकते हैं। रेट, पार्टिसिपेशन रेट, ओके। सो मैम वर्कर
वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या बताता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशो कहता है कि जो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है, इस पूरी कंट्री की पॉपुलेशन में से आपकी कितनी जो पॉपुलेशन है वो वर्क फोर्स में, कहने का मतलब है मान लो कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है बच्चों वो कितनी है? 100 है। पॉपुलेशन कितनी है? 100 है। अब बच्चों इस 100 पॉपुलेशन में बच्चे भी होंगे मैम, हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बच्चे होते हैं, इकोनॉमी में बच्चे भी होंगे और मैम ओल्ड एज वाले भी होंगे और डिसेबल भी होंगे, ठीक है। अब मैम उनको छोड़ के हम मान के चल रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो 50 पीपल हैं, वो क्या है? वो काम कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, वो लेबर है। सो मैम हम कहेंगे कि 100 पॉपुलेशन जो कि हमारे कंट्री की है उसमें से 50 पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एज अ वर्कर है। सो बच्चों यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशो यही बताता है कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग जो हैं वो एज अ वर्क फोर्स में हमारे इंक्लूडेड हैं। यही हो गया मैम हमारा क्या? वर्कर पॉपुलेशन रेशो। अब बच्चों इसको निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशो या पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, या फिर हम कहेंगे ये हमारा हो गया ये वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है बच्चों। सो अगर इसकी बात करें तो कैसे निकालेंगे? जो वर्क फोर्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों किससे? 100 से, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे निकाल के भी देख लेते हैं, हमारे पास डेटा हमने निकाल ही लिया है। सो मान के चलते हैं पॉपुलेशन कितनी है? 100 है। मान के चल रहे हैं पॉपुलेशन है बच्चों हमारी 100। कितने लोग वर्क फोर्स में है? सो हम कहेंगे हमारी इकोनॉमिक का, हमारी कंट्री के 50 जो पीपल हैं वो किस में है मैम? एज अ वर्कर हमारे वर्क फोर्स में लगे हुए हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है? 100 है और यहाँ पे मैम हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो भी रेशो आएगा वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशो हो गया, ठीक है बच्चों। सो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब बच्चों किसी भी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन में कितने वर्क फोर्स में इंक्लूडेड है, ये एनालिसिस कैसे होता है, इसका एनालाइज कैसे होता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशो से ही होता है। और बच्चों वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या बताती है? ये बताती है कि एक कंट्री में जितने लोग रहते हैं उसमें से कितने लोग एज अ वर्क फोर्स में लगे हुए हैं या फिर प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। सो मैम अगर हम बात करें सो वर्कर पॉपुलेशन रेशो ऑल्सो कॉल्ड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है बच्चों। अब मैम अगर हम बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशो को हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं। द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज मेजर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्क फोर्स। अब बच्चों ये क्या बताता है? अगर हम बात करें वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या बताता है? ये बताता है कि भाई जो हमारे इकोनॉमिक की, जो हमारे कंट्री में या इकोनॉमी में कितनी वर्क फोर्स है वो एक्टिवली क्या है? यहाँ पे कंट्री में एक्टिवली प्रोडक्शन प्रोसेस में लगी हुई है, इसी का मेजरमेंट है मैम ये। सो मैम यहाँ पे भाई हमारी वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट बताता है कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्क, हमारे इकोनॉमी में कितने एक्टिव वर्क फोर्स है, इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है बच्चों। आगे हम देखेंगे द रेशो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, ठीक है बच्चों। रेट जो रेशो है लेबर फोर्स को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे सो मैम हमारे पास क्या आ जाएगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट इज यूज्ड टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द कंट्री। ये क्या बताता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कितना है कंट्री में, इसके बारे में बताता है। अगर हमारा वर्क फोर्स ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा लोग क्या है? एम्प्लॉयड है। अगर हमारा वर्क फोर्स कम होगा सो कहने का मतलब है हमारी कंट्री में एम्प्लॉयड क्या है? एम्प्लॉयमेंट की कमी है, अनएम्प्लॉयड ज़्यादा है, ठीक है मैम। सो ये हमने देखा बच्चों कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है या फिर हमारा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, इसके बारे में समझा है। और आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आर दी फॉलोइंग वर्कर अ बैगर, अ थिफ, अ स्मगलर और अ गैम्बलर, ठीक है, और वाई। ये पूछ रहा है यहाँ पे हमें चार टाइप के जो पर्सन है वो दिए हुए हैं। कौन कौन से? अ बेगर भिखारी, अ थिफ चोर, स्मगलर
जो स्मगलिंग करता है, और गैम्बलर जो जुआ खेलता है। ठीक है बच्चों, सो क्या ये वर्कर है? सो हम कहेंगे नहीं मैम। वर्कर की हमने पहचान कैसे करी थी? वर्कर कौन है? वर्कर आर दोज पर्सन हु इज डूइंग अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कौन है वर्कर? कौन होगा? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। जो किस में इन्वॉल्व होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब मैम अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन होना चाहिए किसका? चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, चाहे गुड्स और सर्विसेज, किसी का भी प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे कि हमारी जीडीपी क्या हो मैम? इंक्रीज हो, जिससे कि हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो मैम? इंक्रीज हो। अब मैम अगर हम बात करें एक बैगर की, एक थीफ की, एक स्मगलर की या एक गैम्बलर की, इससे किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही। या फिर हम कहें देखो यहाँ पे जब प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही यानी कोई भी गुड्स या सर्विसेज नहीं बन रहा, सो जीडीपी में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। अब जीडीपी में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, सो मैम हम कहेंगे ये क्या है? कोई वर्कर नहीं है। सो हमारा यहाँ पे सिंपल सी हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, अ बैगर, अ थीफ, अ स्मगलर और अ गैम्बलर, दे आर नॉट वर्कर बिकॉज they are not doing any productive activity, so they are not a worker। ठीक है बच्चों, सो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का एक सिंपल सा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑड मैन आउट। ठीक है बच्चों, इसमें से जो हमारा ऑड मैन है उसको हमें आउट करना है। ठीक है, ऑनर ऑफ अ सैलून विथ मोर देन 10 एम्प्लॉयज, अ कॉबलर, अ कैशियर इन मदर डेयरी, अ ट्यूशन मास्टर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 6 टाइप के जो हमारे पर्सन हैं वो दिए हुए हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं, जर्नली जो क्या है? एम्प्लॉयड हैं। सो ये कह रहा है कि इसमें से ऑड वन को आउट करना है। ठीक है, अब मैम अगर हम ओनर ऑफ अ सैलून विथ मोर देन 10 एम्प्लॉयज की बात करते हैं, सो ये क्या है? एक तो ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। ओनर है तो अपने सैलून का है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। और बच्चों ये क्या कर रहा है? ये और लोगों को भी क्या कर रहा है? इसने अपने यहाँ पे हायर कर रखा है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? हमारे फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये जो सैलून है बच्चों बड़ा होगा तभी उसने 10 लोगों को हायर किया है अपने पास, उसने 10 लोगों को एम्प्लॉयड किया। ठीक है, एक कॉबलर बच्चों किस में आएगा? मोची किस में आता है? जो क्या करता है? जो जूते बनाता है या जो शू का काम करता है। सो मैम अगर हम बात करें जो कॉबलर है वो आता है मैम हमारे किस में? वो हमारा कैजुअल लेबर है। ठीक है, कैजुअल वेज लेबर है। जब किसी को प्रॉब्लम होती है अपने शू में तभी तो वो उसके पास जाता है। ऐसा नहीं कि डेली उसको क्या है, उसका जो वेज है वो फिक्स है या फिर उसको रेगुलर वेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सो मैम ये क्या हो गया हमारा? कैजुअल वेज, हमारा कैजुअल वेज लेबर। ठीक है बच्चों, कैशियर इन मदर डेयरी हम मान के चल रहे हैं ये क्या है मैम? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है। ठीक है मैम। अ ट्यूशन मास्टर को अगर हम देखें तो मैम किस में आएगा? ये भी हमारा मान के चल रहे हैं ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा क्या है? कैजुअल सैलरीड एम्प्लॉय या फिर कैजुअल वेज एम्प्लॉयड है। ठीक है, कैजुअल वेज एम्प्लॉयड। हमारा कैजुअल वेज एम्प्लॉयड। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है मैम, वो भी क्या है अगर हम मान के चले? सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हम मान के चल रहे हैं वो क्या है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है। या फिर हम कह सकते हैं कि मैम ये जो है, जो मदर डेयरी है मैम प्राइवेट है। सो यहाँ पे वैसे मदर डेयरी में जो एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है,
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है हमारे डेली वेजेस पे आते हैं, और ये क्या है, कैजुअल वेज एम्प्लॉयड है, ठीक है, कैजुअल वेज एम्प्लॉयड है, ठीक है मैम, जो हमारे किसमें, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में आते हैं। सो मैम अगर हम बात करें, सो कैशियर, ट्यूशन मास्टर, ट्रांसफर ऑपरेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर और कॉबलर, ये किस में आ गए, ये हमारे वेज एम्प्लॉयज में आ गए। वेज एम्प्लॉयमेंट में हमने पढ़ा था दो तरह के एम्प्लॉयमेंट होता है, एक कैजुअल होता है और दूसरा कौन सा होता है, हमारा रेगुलर होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑनर ऑफ अ सैलून की, ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब बच्चों ये तीनों तो हमारे वेज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, ये सब तो हमारे वेज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। और ये जो है मैम किसका है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। सो हम कहेंगे ऑड कौन सा हो गया इसमें, ये वाला ऑड हो गया, ऑनर ऑफ अ सैलून विद मोर देन 10 एम्प्लॉय क्या हो गया हमारे लिए, ऑड हो गया। ये हमने देखा। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, द न्यूली इमर्जिंग जॉब आर फाउंडेड मोस्टली इन द सेक्टर। जो हमारा भाई नई जो इमर्जिंग जॉब्स जो हैं वो अब सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर हम बात करें, हमने देखा था बच्चों कि गवर्नमेंट ने क्या कहा था, गवर्नमेंट या फिर हमारे इंडियन गवर्नमेंट या फिर अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या सोचा कि जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो लेबर फोर्स है, हमारी प्राइमरी सेक्टर में जो लेबर फोर्स लगी हुई है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थी, प्राइमरी सेक्टर में जो लेबर फोर्स लगी हुई है उसको हमें क्या करना है, उसको मूव करना है। मूव कहाँ करना है, सेकेंडरी में, और मैम किस में, हमारे सर्विस सेक्टर में, ठीक है। तो हमने देखा भी था कि धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर पे जो वर्कफोर्स थी वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके, मूव होके किधर चली गई, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। पर मैम अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में गई थी, सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा मूव हुई थी हमारी प्राइमरी सेक्टर की जो वर्कफोर्स थी। सो हम कहेंगे यहाँ पे जो हमें मोस्टली, हमें अगर हम देखें तो न्यूली इमर्जिंग जॉब कहाँ हमें देखने को मिल रही है, सो हम कहेंगे हमारे सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है बच्चों वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है, और सर्विस सेक्टर हमारा लास्ट जो सेक्टर होता है, थर्ड जो सेक्टर, या फिर हमारा ये हो गया हमारा सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है बच्चों। सो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, सर्विस सेक्टर में हमारा नया जॉब हो रहा है, फाउंड, ठीक है। सो मैम ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एस्टेब्लिशमेंट विद अ 4 हायर्ड वर्कर्स इज नॉन एज फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। क्या कह रहा है, एन एस्टेब्लिशमेंट विद अ 4 हायर्ड वर्कर। अब बच्चों कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एंटरप्राइज है, वो क्या है बच्चों, 4 वर्कर्स को हायर कर रहा है, ठीक है, और उससे बना हुआ है, उसमें काम कर रहे हैं 4 वर्कर, ठीक है। सो मैम अगर हम बात करें ये हमारे फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है या इनफॉर्मल सेक्टर से, सो पहले देख लेते हैं फॉर्मल सेक्टर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें, सो मैम फॉर्मल सेक्टर में हमने देखा था, फॉर्मल सेक्टर पहला तो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। हाँ, फॉर्मल सेक्टर में ऑल पब्लिक एंटरप्राइजेस आ गई, ठीक है, ऑल पब्लिक एंटरप्राइजेस आ जाएंगी। उसके अलावा प्राइवेट एंटरप्राइजेस में की अगर हम बात करें, सो प्राइवेट एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, सो मैम प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो एस्टेब्लिश हुई है विथ 10 एम्प्लॉयज और मोर देन 10 एम्प्लॉयज, 10 एम्प्लॉयज और मोर देन 10 एम्प्लॉयज, ठीक है, ये सब किस में आ गए, ये हमारे फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। सो मैम सारे जो पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयज हैं या सारे जो पब्लिक सेक्टर जो इमर्ज हो रहे हैं, जिसमें लोग जो पर्सन है वो हायर कर रहे हैं, वो सारे क्या हो गए, हमारे
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगे और वो हमारे फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट एंटरप्राइज की बात करें, जो कि स्टैब्लिश हुआ है किससे, 10 एम्प्लॉयज़, और जहाँ पे वर्किंग है 10 एम्प्लॉयज़ और मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ वर्किंग है, सो मैम वो क्या हो गया, हमारे भी फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। इसके अलावा देखो, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो भी एंटरप्राइजेस होंगे, जितने भी एंटरप्राइजेस, सारे किस में आ जाएंगे, हमारे इनफॉर्मल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इनफॉर्मल में आ जाएंगे। सो मैम अगर हम बात करें कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई एंटरप्राइज है, वो इस्टेब्लिश हो रहा है किससे, 4 हायर्ड वर्कर, 10 से कम है बच्चों, कितने हैं, सिर्फ 4 ही क्या है, वर्कर हायर्ड हो रहे हैं। सो हम कहेंगे ये वाला जो सेक्टर है वो कौन सा है, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज इज गोइंग टू स्कूल, when he is not in a school you will find him working in his farm, can you consider him as a worker, why? कह रहा है कि भाई क्या करता है, राम स्कूल जाता है, ठीक है, राम एज अ मान के चल रहे हैं टीचर है, ठीक है, राम स्कूल जाता है। जब वो स्कूल नहीं जाता है सो वो कहाँ काम करता है, उसका जो फर्म है, ठीक है, उसका जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो फर्म है, उस पर काम करता है। सो बच्चों क्या हम यहाँ पे राज को एज अ वर्कर कंसिडर करेंगे, क्या हम करेंगे? सो मैम अगर हम बात करें, हमने अनएम्प्लॉयमेंट्स के टाइप पढ़े थे, जिसमें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, उसके बारे में हमने समझा था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हमने कहा था कि जितने लोगों की ज़रूरत है वो ऑलरेडी है, अगर हम ज़्यादा लोगों को अगर उसी काम के लिए रखेंगे सो मैम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि जो वर्कर है यहाँ पे अपनी जो पोटेंशियल है या फिर जो उनकी कैपेसिटी है उसका फुल्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो अपने खेतों में काम कर रहा है या फिर अपने फार्म पे काम कर रहा है सो इसका मतलब है वो एज अ क्या है मैम, यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। जब भाई यहाँ पे तो बहुत सारे वर्कर्स ऑलरेडी लगे होंगे, वो एज अ अपने मन से काम कर रहा है, उसके काम करने से प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे अपनी फुल कैपेसिटी से भी काम नहीं कर रहा है, सो वो एज अ क्या हो गया, यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो गया या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, सो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पे, ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कंपेयर टू अर्बन वुमेन मोर रूरल वुमेन आर फाउंड वर्किंग, व्हाई? जब हमने देखा था बच्चों, जब हमने कंपेयर किया था रूरल एरिया की वुमेन को और अर्बन एरिया की वुमेन को फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, तो हमने देखा था कि जो रूरल एरिया में जो वुमेन है, जो हमारा वर्क फोर्स है, वुमेन वर्क फोर्स है, वो ज़्यादा है। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, वहाँ पे हमारा जो फॉर्मल सेक्टर में है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वुमेन्स बहुत कम है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? सो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर में जो वुमेन्स ज़्यादातर लगी हुई हैं वो कहाँ लगी हुई है, रूरल एरिया में लगी हुई है, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में है तो वो ज़्यादा कहाँ है, हमारे रूरल एरिया में। अब मैम वहाँ पे ज़्यादा क्यों है? वहाँ पे इसलिए ज़्यादा है बच्चों क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अब वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। सो बच्चों यहाँ पे अपने जो फैमिलीज़ हैं उनको इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए वो बहुत कम वेज पे भी क्या कर सकते हैं, बहुत कम प्रोडक्टिव जो वर्क है उनमें क्या करती हैं, वो उनमें काम करने लग जाती हैं, वर्क करने लग जाती हैं। और इसीलिए बच्चों वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर या फिर हम कहें कि जो रूरल एरिया में उसमें विमेन ज़्यादा है। वहीं हम अगर अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ी लिखी लड़कियां होती है, पढ़ी लिखी विमेंस या फिर एजुकेटेड फीमेल्स हमें देखने को मिलती है। अब मैम ज़्यादातर जो होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में होते हैं। अब फॉर्मल सेक्टर में है यानी पुअर्टी नहीं है, पुअर्टी नहीं होगी भाई, उनकी फैमिली अगर फैमिली बैकग्राउंड अगर जो है फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है सो वहाँ पे मैम पुअर्टी नहीं होगी। अब वहाँ पे पुअर्टी नहीं होगी सो उनको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो मेल जो है, जो वर्क फोर्स का जो मेल जो हमारा वर्क फोर्स है
वो फीमेल वर्कफोर्स को क्या करता है, डिस्करेज करता है अर्बन एरिया में, इसीलिए वहाँ पे क्या है, जो हमारी फीमेल जो वर्कर्स हैं वो कम है। सो बच्चों अगर हम बात करें द पार्टिसिपेशन रेशियो फॉर वुमेन इन हायर इन अ रूरल एरिया compared with the urban area, it is because in a rural area poverty forces women to seek employment. Without education, women in rural area find any less productive job and get low wages। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या रखा है, जो पार्टिसिपेशन रेशियो है हमारे वुमेन वर्कफोर्स का, वो बच्चों रूरल एरिया में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है अगर हम बात करें, सो अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, रूरल एरिया में हायर है कंपेयर टू अर्बन एरिया। क्यों ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो पॉवर्टी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे जो रूरल एरिया में पॉवर्टी एक वुमन को क्या करती है, फोर्स करती है काम करने के लिए। वो अपने घर की इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करना चाहती है, इसलिए बच्चों वो काम करती है बिना एजुकेशन के। विदाउट एजुकेशन जो वुमेन है, जो रूरल एरिया में जो वुमेन्स हैं वो क्या कर सकती हैं, वो इजीली जो लेस प्रोडक्टिव वर्क है या लेस वेजेस पे भी काम करने के लिए हमेशा क्या रहती है, तैयार रहती हैं। इसीलिए रूरल एरिया में जो वुमेन वर्कफोर्स है वो ज़्यादा है। वहीं अगर अर्बन एरिया की बात करें, मैन आर एबल टू अर्न हाई इनकम। अब बच्चों अर्बन एरिया में ज़्यादातर जो मैन हैं वो कहाँ लगे हैं, हमारे फॉर्मल सेक्टर में। अब फॉर्मल सेक्टर में लगे हैं तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि उनकी अर्निंग अच्छी है, हाई है। सो बच्चों इसी से वो क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं फीमेल मेंबर्स को फ्रॉम टेकिंग अप जॉब। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे क्या करा जाता है, ये डिस्करेज करती है फीमेल मेंबर को, क्या करते हैं, यहाँ पे जॉब ना करने के लिए। इसीलिए बच्चों हमारे रूरल एरिया में ज़्यादा वुमेन वर्कफोर्स है अर्बन एरिया से, ये हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, क्यों ज़्यादा है इस पे भी हमने देख लिया, कंपेयर भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, मीना इज अ हाउस वाइफ बिसाइड टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स सी वर्क in a cloth shop which is owned and operated by her husband. Can she be a consider as a worker? Why? ये कह रहा है कि भाई मीना क्या है, हाउस होल्ड है, हाउस वाइफ है। ठीक है, मीना क्या है बच्चों, हाउस वाइफ है। वो क्या करती है, अपने घर का ध्यान रखती है, हाउस होल्ड के जो काम है वो करती है। उसके अलावा जो उसकी क्लॉथ शॉप है, एक क्लॉथ शॉप भी है उसके पास, उसको क्या करती है, वो उसके ओनर है। ठीक है, और इसको ऑपरेट कैसे करती है, अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ क्या करती है, उसको ऑपरेट करती है। सो बच्चों क्या यहाँ पे अगर हम कहें, क्या मीना एज अ वर्कर है, क्या मीना एज अ यहाँ पे वर्कर है क्या? सो हम कहेंगे मीना क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो पहले तो घर का काम कर रही है। दूसरा उसका खुद की क्या है, क्लॉथ शॉप है, वो खुद चलाती है। एज अ क्या है, वो यहाँ पे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। वो वर्कर है पर कौन सी वाली, यहाँ पे वेज उसको नहीं मिलेगा, वो वेज एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। सी इज अ वर्किंग इन अ हर हस्बैंड क्लॉथ शॉप, सी विल नॉट गेट सैलरी, और उसको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो खुद उसके ओनर है। ठीक है, और वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सो उसको किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, सैलरी के लिए क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तभी क्या होता है, वेज और सैलरी मिलती है। अब बच्चों खुद ऑनर है तो खुद ही एम्प्लॉयर है और खुद ही क्या है, एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे कैसी भी सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे क्या हो गया, अर्न करेंगे वो प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें से बच्चों जो अलग है उसको हमें क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, फाइंड करना है। क्या कह रहा है, रिक्शा पुलर हु वर्क अंडर अ रिक्शा ओनर, मैसन, मैकेनिक, शॉप वर्कर और शू शाइन बॉय। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है एक रिक्शा पुलर वाला है। ठीक है, एक रिक्शा पुलर वाला है, वो किसके अंडर वर्क कर रहा है, एक रिक्शा ओनर के अंडर। ठीक है, एक रिक्शा ओनर है, उसके अंडर एक वर्कर है जो क्या करता है, रिक्शा पुलर है। ठीक है, मैसन है, एक क्या है, मैकेनिकल टाइप का कोई पर्सन है। ठीक है, वो भी किसी के अंडर ही काम करता होगा।
मैकेनिकल शॉप वर्कर है, मैकेनिकल शॉप वर्कर है तो वो मैकेनिकल शॉप में काम करता होगा, वो ओनर नहीं है, वर्कर है, ठीक है। शू शाइन बॉय, सो मैम हम कहेंगे ये जो तीनों कैटेगरी है वो किससे रिलेटेड है, हमारे कैजुअल वेज वर्कर से रिलेटेड है। कैजुअल वेज वर्कर यानी इनकी जो पेमेंट है या फिर ये रेगुलर सैलरीड वर्कर में नहीं आएंगे। सो मैम ये तीनों क्या है, हमारे कैजुअल वेज वर्कर हैं। पर मैम अगर हम शू शाइन बॉय की बात करें, सो मैम ये क्या है, ये अलग है, ठीक है, ये यहाँ पे इनमें इंक्लूड नहीं है। सो मैम हमारा आंसर क्या है, ये क्या है, हमारा यहाँ पे ऑड मैन आउट है। सो हमारा आंसर इज 4, ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा चार्ट का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया फॉर द ईयर 1972 and 3, एनालाइज इट इज give reason for the nature of workforce distribution. You will notice that the date is parting on the situation in India 30 years ago, ठीक है। यहाँ पे बच्चों टेबल दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है मैम। यहाँ पे क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स को बता रही है, ठीक है, कब का, 1972 and 3 का, ठीक है। एनालाइज करना है इसको, गिव रीजन फॉर द नेचर ऑफ वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किस तरह का नेचर है जिसमें ज़्यादातर वर्कफोर्स, किस नेचर के जो हमारे सेक्टर हैं या किस में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स हमारी लगी हुई है, ठीक है, और हमारा जो डेटा है उसको हमें एनालाइज करना है। सो बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे रीजन वाइज क्या कर रखा है, हमारी वर्कफोर्स को डिवाइड कर रखा है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया दे रखा है, मेल, फीमेल और टोटल, ठीक है। सो मैम यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूरल एरिया का टोटल लिखा हुआ है, अर्बन एरिया का टोटल लिखा हुआ है, पहले टोटल वर्कफोर्स निकाल लेते हैं कि भाई पूरी कितनी वर्कफोर्स है रूरल और अर्बन एरिया की। तो हम इन दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं, एक टोटल का भी कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, टोटल का कॉलम बना लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है, इतना ही आएगा ना, एक बार कर लेते हैं, 195 और 39, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 4 हो गया, 10 and 3 हमारा 10 3 हाँ 234, थोड़ा सा 234 है ना, 234, ठीक है मैम। यहाँ पे 234 जो मिलियंस है, ये मिलियंस में ही होंगे आई थिंक, यहाँ पे मिलियंस लिखा हुआ है, 234 मिलियंस हमारा क्या है, वर्कफोर्स है, टोटल वर्कफोर्स, ठीक है। अब फीमेल का देख लेते हैं। सो 69 और 7 को ऐड कर लेते हैं, अर्बन और रूरल का। सो मैम हमारा यहाँ पे आ जाएगा 76, ठीक है, 76 मिलियंस क्या है, हमारी फीमेल है। मेल की कर लेते हैं। सो मैम यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 1, 157 जो वर्कर है, वर्कफोर्स है, वो हमारे बिलोंग करती है मेल से। जो यहाँ पे फीमेल वर्कर है वो टोटल कितनी है, 76 मिलियंस। और मैम टोटल वर्कफोर्स कितनी है, 1972 और 3 की अगर हम बात करें सो मैम है हमारे 234, ठीक है मैम। ये हमने देखा, टोटल हमने देख लिया कि टोटल हमारे कंट्री की जो वर्कफोर्स 1972 और 3 की बात करें तो कितनी थी, यहाँ पे 234 मिलियंस थी, ठीक है। अब इसमें से भी रूरल एरिया में जो हमारी वर्कफोर्स थी वो सबसे ज़्यादा थी, कितनी थी, 195 मिलियन थी। और अर्बन एरिया में कम थी, कितनी थी, 39 मिलियन थी, ठीक है। अब मैम अगर हम रूरल एरिया का करें जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स थी, उसमें देखेंगे कि जो मेल वर्कफोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, 125 मिलियन है। वहीं फीमेल वर्कफोर्स है वो कितनी है, सिर्फ 69 मिलियन। वहीं अगर हम अर्बन एरिया में जो हमारी वर्कफोर्स की बात करें, सो अर्बन एरिया में जो वर्कफोर्स है मेल कितने हैं, 32 हमारे मिलियंस मेल है। वहीं फीमेल कितनी है, सिर्फ 7 जो है मिलियन हमारी फीमेल है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, मेल में भी देखें अर्बन और रूरल एरिया में, सो मैम सबसे ज़्यादा कहाँ है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा कम है। वहीं अगर फीमेल का भी देखें तो अर्बन रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा है और अर्बन एरिया में बहुत कम है। सो मैम ये हमने एनालिसिस किया। अब बच्चों इसको हम प्रेजेंट भी करना है, हमें डेटा में हमें लिखना है। सो हम कहेंगे इन 1972 and 3 आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ 234 मिलियंस
टू, ठीक है बच्चों, हमने देखा, हमने टोटल वर्कफोर्स को पहले क्या करा, हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमने निकाला कि टोटल वर्कफोर्स कितना था 72 और 3 में, दैट इज 234 मिलियन। ठीक है, अब इसमें से 195 million was in a rural area and 39 million in urban area. It show 83% workforce lived in a rural area. और ये क्या बताता है बच्चों, ये डेटा बताता है कि हमारी टोटल वर्कफोर्स का 83% जो वर्कफोर्स है वो कहाँ रह रही है, वो रूरल एरिया में रह रही है। यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जेंडर डिफरेंस वर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन रूरल एरिया, male accounted for 125 million workforce and women 70 million in workforce। अगर हम देखें सो मैम जो हमारा जेंडर डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व हुआ था, मेल में भी रूरल में भी और अर्बन में भी, दोनों में ही डिफरेंस था। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में हमारा वर्कफोर्स कितना लगा हुआ था, 125 मिलियन, और यहाँ पे फीमेल कितना था, 69 मिलियन। वहीं अर्बन एरिया में मेल वर्कफोर्स कितना था, 32 मिलियन। वहीं मैम अगर बात करें फीमेल का अर्बन एरिया में तो वो थी 7 मिलियन। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जेंडर डिफरेंस का तो वो भी ऑब्जर्व हुआ है। रूरल एरिया में मेल काउंट हुआ है 125 मिलियन और वुमेन का काउंट हुआ है 70 मिलियन। ठीक है, वर्कफोर्स में। वहीं अर्बन एरिया 32 मिलियन मेल आर फ्रॉम the workforce, whereas women workforce was only 7 million. So मैम इसका आंसर हमने कर दिया, जो डेटा दिया था उन सबको हमने एनालाइज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे इन द कंट्री ओनली 77 मिलियन फीमेल वर्कर्स वर देयर एज कंपेयर टू 157 मिलियन मेल वर्कर। सो हम कहेंगे टोटल वर्कफोर्स में से सिर्फ अर्बन और रूरल एरिया दोनों की ही अगर हम विमेन वर्कफोर्स को इंक्लूड करें तो हमें 77 मिलियन फीमेल वर्कफोर्स मिलेगा, वही वर्कर मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें 157 मिलियन क्या है, मेल वर्कर है। ठीक है, अब हम कहेंगे इन द अदर वर्ड्स 32% ऑफ फीमेल वर्कर वर देयर and 68% male workers were there in the country in a 1972 and 73. So 1972 and 1973 में मैम टोटल वर्कफोर्स में से सिर्फ 32% ही फीमेल वर्कर थी और मैम मेल वर्कर कितने थे, 68% थे। परसेंटेज हमने बहुत इजीली निकाला है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमने इसी को कंपेयर करके इसका डेटा हमने लिखा है। सो बच्चों हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 11 और हमने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लिया। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो ये जो डेटा था बच्चों क्या शो कर रहा है, सो ये शो कर रहा है प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में डोमिनेंस था उस टाइम का बता रहा है। मोर मेल वर्कर बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया, हमें देखने को मिल रहा है ये डेटा जिसमें हमें पता चल रहा है कि मेल वर्कर जो है वो ज़्यादा है, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो। लेस फीमेल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, ऑल्सो फीमेल वर्कर वर मच लेसर इन द अर्बन एरिया। यहाँ पे बच्चों लेस फीमेल वर्कर देखने को मिल रही कहाँ, रूरल और अर्बन एरिया में। अगर अर्बन और रूरल एरिया की विमेंस का भी कंपैरिजन करें सो मैम फीमेल वर्कर्स जो हैं अर्बन एरिया की वो बहुत ज़्यादा लेसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है अर्बन एरिया में। सो मैम ये हमने देखा, हमारा जो डेटा जो शो कर रहा है कुछ ऐसा शो कर रहा है। ठीक है मैम, सो ये हमने देखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शो द पॉपुलेशन एंड वर्कर population ratio for India in 1999 and 2000. Can you estimate the workforce urban and total of for India? ठीक है, ये कह रहा है अर्बन एरिया की जो हमारी वर्कफोर्स वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो निकालना है। ठीक है, और हमारा टोटल का भी निकालना है। सो मैम वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या बताता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या बताता है, ये बताता है, ये इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें से मैम अगर हम देखें सो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रूरल का दिया हुआ है, कैसे निकाला हमने, जो हमारी एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन 71.88, वर्कर पॉपुलेशन रेशो है 41.9, तो हमने इसको कैसे निकाला,
हमने एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन करोड़ निकाला है हमने 71.88 को हमने डिवाइड कर दिया 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया किससे 41.9 से। ऐसे बच्चों अर्बन का भी कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 28, इसको चलो आगे कर लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं, इसको भी हम निकालेंगे। अर्बन का कैसे निकलेगा 28.52 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 33.7 ऐसे निकालेंगे। और नीचे वाले का भी ऐसे ही निकालेंगे। अगर ये आ गया इसको निकालेंगे ना बच्चों तो कितना आएगा 9.61। और बच्चों टोटल में हम क्या करेंगे इन दोनों का जो आया है उसका टोटल कर लेंगे, यानी 30.12 और 9.61 को हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल कर लेंगे। सो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल वर्क फोर्स आ जाएगा। सो एस्टिमेट नंबर ऑफ वर्कर इन करोड़ फॉर अर्बन 28.52 को हमने डिवाइड कर दिया 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया 33.7 से। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 9.61 करोड़ का हमारा रिजल्ट आ गया। टोटल वर्कफोर्स कैसे निकाली 30.12, ये जो है इसको और इसको इंक्लूड कर दिया, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया तो बाकी क्या आ जाएगा 39.73 करोड़ में हमारी वर्कफोर्स है वो लगी हुई है। सो मैम यहाँ पे हमने टोटल वर्कफोर्स निकाल ली। इजी था बच्चों। ओके बच्चों पार्टी। सो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चन थे, जो हमारा 7 चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इसके हमने क्वेश्चन किए। आई होप सो बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।